बीते दिनों चक्रवात गमाने चर्चा में रहा क्योंकि यह चक्रवात मेडागास्कर द्वीप पर बड़ी तबाही की वजह बना। मेडागास्कर के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ब्यूरो के अनुसार गमाने की वजह से 18 लोगों की मौत हुई और करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। गमाने एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेडागास्कर द्वीप पर टकराया। इसे श्रेणी 1 के तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई। इस वर्ष भारतीय हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और सलीमा टेटे को विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया तथा हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अशोक कुमार को चुना गया है। यह वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड्स का 6ठा संस्करण था। इसके द्वारा भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए सम्मानित किया जाता है। रोहन बोपन्ना ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल ही में उन्होंने मियामी ओपन 2024 टेनिस पुरुष युगल का खिताब जीता। यह कारनामा उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर किया है। आपको बता दें यह उनके करियर का 6ठा एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब था। इस खिताब को जीतने के साथ ही उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया और इस खिताब को जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। भारत का जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। जेम का स्थान कोरिया के ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और सिंगापुर के जी बिज के बाद आता है। इस पोर्टल को 2016 में लॉन्च किया गया था तथा 2018-19 में जेम के माध्यम से 17,445 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो बढ़कर इस वित्तीय वर्ष में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया। यदि हम जेम की बात करें तो यह सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए मंच प्रदान करता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। बीते दिनों कोंडा रेड्डी जनजाति अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर चर्चा में रही। यह जनजाति भारतीय लॉरेल यानी टर्मिनलिया टोमेंटोसा पेड़ को खास मानती है। यह पेड़ सर्दी के दिनों में अपने तने में पानी को स्टोर करता है और गर्मी के दिनों में पानी की कमी होने पर इसका इस्तेमाल करता है। यह जनजाति भी गर्मी के दिनों में जल संकट से बचने के लिए इसी पेड़ का पानी का इस्तेमाल करती है। अगर कोंडा रेड्डी जनजाति की बात करें तो यह एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है यानी पीवीटीजी है। यह गोदावरी नदी के तटों पर तथा आंध्र प्रदेश के गोदावरी और खम्मम जिलों के पहाड़ी वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया यूरोप के आईडी चेक फ्री ट्रेवल जोन में शामिल हुए। यह यूरोपीय संघ के साथ दोनों देशों के एकीकरण का एक नया कदम है। हालांकि ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण लैंड बॉर्डर पर जांच जारी रहेगी जिससे अवैध प्रवासन को रोका जा सके। यहां आईडी चेक फ्री ट्रैवल जोन को यूरोप में शेंगन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाता है ताकि बिना वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेजों के व्यक्ति कानूनी रूप से शेंगन क्षेत्र के भीतर एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकें। इसकी शुरुआत 1985 में शेंगन समझौते से हुई थी जो 5 यूरोपीय देशों के बीच हुआ था। वर्तमान में 27 देश इस समझौते का हिस्सा हैं। भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स समूह की दूसरी बैठक हाल ही में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत ने यूएन पीस कीपर्स के विरुद्ध अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया। यह डेटाबेस सदस्य देशों को यूएन पीस कीपर्स के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण अपराधों के मामलों की निगरानी करने और उनका समाधान करने में सहायता करेगा। यदि हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें 40 सदस्य देश शामिल हैं और भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल इसके सह अध्यक्ष हैं। 3 दिवसीय नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का हाल ही में आयोजन हुआ। यह सम्मेलन नेपाल की राजधानी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना और नेपाल तथा भारत में संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन में भारत और नेपाल ने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की और 5 सूत्रीय प्रस्ताव को अपनाया। प्रस्ताव में संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की आउटलाइन प्रस्तुत की गई। भारतीय वायुसेना ने देश के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 की शुरुआत की। यह 10 दिवसीय अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है।
इस युद्धाभ्यास में भारत के प्रमुख लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स अपनी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। इस अभ्यास को पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चों में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अभ्यास का आयोजन सामान्यतः हर 5 साल में किया जाता है। इसका पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। हाल ही में कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जुडीथ सुमिनवा तुलुक को चुना गया। इसके पहले वे बतौर प्लानिंग मिनिस्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। उनके इस निर्णय को लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। हालांकि उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हो रही है जब देश संघर्षग्रस्त है, खासकर पूर्वी क्षेत्र में। खनिजों और संसाधनों से समृद्ध यह क्षेत्र लगातार हिंसा से जूझ रहा है। इसके कारण लाखों नागरिक विस्थापित हुए हैं और इसे दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक माना जा रहा है। सशस्त्र बल मुंबई में देश के पहले ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने की योजना बना रहे हैं। यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना का कॉमन डिफेंस स्टेशन होगा। एक कॉमन डिफेंस स्टेशन का मतलब होगा कि तीनों सेनाओं की सभी सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इसमें रसद, बुनियादी ढांचा, मेंटेनेंस और रखरखाव के साथ साथ स्टोर और आपूर्ति भी शामिल होगी। इस कदम का उद्देश्य एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना से पहले तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है। फिलहाल भारत के पास कोई कॉमन डिफेंस स्टेशन नहीं है जहां से तीनों सेनाएं एक साथ ऑपरेट करती हों। हालांकि इससे पहले 2001 में अंडमान और निकोबार कमांड को ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस के तौर पर तैयार किया गया था। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है। इस मामले में इसने दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें, पारादीप बंदरगाह की स्थापना 1962 में ओडिशा सरकार द्वारा की गई थी। यह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक स्वायत्त निकाय है। वर्तमान में यह भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करता है तथा इसकी कुल क्षमता 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है। हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस साल की थीम एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस रखी गई है। इसे मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के द्वारा हुई थी। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों के दिमाग में बदलाव होने की वजह से होता है। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें बच्चों के वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन और सोशल इंटरैक्शन पर बुरा असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जो सॉइल एक्सट्रैक्शन से संबंधित थी। दरअसल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस अधिसूचना में सड़कों, पाइपलाइनों आदि जैसी लीनियर प्रोजेक्ट के लिए सामान्य मिट्टी के एक्सट्रैक्शन या सोर्सिंग या अधिग्रहण में छूट दी गई थी, जिस पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को पूरी तरह से अनियंत्रित और व्यापक छूट वाला माना। जर्मनी ने भांग या कैनबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है तथा इसे वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय देश बन गया है। जर्मनी के नए कानून के तहत अब 18 साल के ऊपर के लोग निजी उपभोग के लिए 3 पौधों तक की खेती तथा 25 ग्राम तक कैनबिस अपने पास रख सकते हैं। कैनबिस उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाला पौधे की एक प्रजाति है। इसे मेल, फीमेल और मिश्रित में विभाजित किया जाता है, जिनसे अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे भांग, गांजा आदि। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित की। इसकी स्थापना के साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला देश की पहली कंपनी बन गई है। इसकी यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे 58 लाख से अधिक घरों को बिजली दी जाएगी और वार्षिक रूप से करीब 2.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। बिंद्या रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने यह मेडल IWF वर्ल्ड कप 2024 में जीता, जिसे थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। यह ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने गैर ओलंपिक महिलाओं के 55 केजी वर्ग में कुल 196 केजी भार उठाकर हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 113 केजी के साथ सिल्वर मेडल भी जीता। गाजा में इजराइल के हवाई हमले से 7 सहायता कर्मचारियों की मौत हो गई। इन कर्मचारियों का संबंध वर्ल्ड सेंट्रल किचन से था। वर्ल्ड सेंट्रल किचन एक गैर लाभकारी संगठन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका प्राथमिक मकसद विश्व भर में संघर्षों और आपदाओं के दौरान लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना 2010 में जो सैंडर्स द्वारा की गई थी।
गृह मंत्रालय ने 5 गैर सरकारी संगठनों का लाइसेंस रद्द किया। इन संगठनों पर विदेशी अंशदान के दुरुपयोग के कारण यह एक्शन लिया गया तथा यह एक्शन विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत लिया गया है। यह अधिनियम आपातकाल के दौरान लाया गया था। यह विदेशी दान को नियंत्रित करता है तथा सुनिश्चित करता है कि ऐसा कोई भी दान देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा न पैदा करे। यह विदेशों से दान प्राप्त करने वाले सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है। भारत ने कोयला उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। दरअसल भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली बार 1 अरब टन कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन किया। यह भारत के 2025-26 तक कोयले के आयात को बंद करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है तथा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में आयातित कोयले का प्रतिशत कम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में भारत में कोयले का उत्पादन 70% बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज CAR-T सेल थेरेपी का उद्घाटन किया। इस थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोगात्मक प्रयास से विकसित किया गया है। इस थेरेपी में मरीज के रक्त का उपयोग T कोशिकाओं को अलग करने के लिए किया जाता है, जिन्हें प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से संशोधित करके कैंसर से लड़ने वाली कोशिकाएं बनाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को CAR-T कोशिकाएं कहा जाता है। यही संशोधित कोशिकाओं को शरीर में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने का काम करती हैं। SCO सदस्य देशों के सुरक्षा परिषद सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक कजाकिस्तान में आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। इस बैठक में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक सहयोग कार्यक्रम और 2024 से 29 के लिए SCO एंटी ड्रग रणनीति अपनाने पर जोर दिया गया है। यहाँ SCO से तात्पर्य शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से है। वर्तमान में इस संगठन की अध्यक्षता कजाकिस्तान द्वारा की जा रही है। अहोबिलम मंदिर जाने वाले यात्रियों पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए। यह प्रतिबंध वन विभाग और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम द्वारा लगाया गया है। यह प्रतिबंध मानव पशु संघर्ष को ध्यान में रखकर रात भर रुकने पर लगाया गया है। इससे पहले भी कई और प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जैसे नशीले पदार्थ, पाउच, पानी और चाय के कप, बोतलें इत्यादि। यदि हम मंदिर की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के नल्लामाला वन में स्थित है। यह मंदिर 9 विभिन्न मंदिरों से मिलकर बना है तथा नरसिम्हा स्वामी भगवान के लिए प्रसिद्ध है। हांगकांग में बंदर से ह्यूमन में बी वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जंगली बंदरों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। बी वायरस संक्रमण एक अत्यंत दुर्लभ संक्रमण है। इसे हार्पीज सिमिया वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस मैकाक नामक जंगली बंदर की लार, मूत्र और मल में पाया जाता है। यह ह्यूमन में मकाक बंदर के काटने या खरोंच देने या बंदर की आंखों, नाक या मुंह के संपर्क में आने से फैलता है तथा संक्रमित व्यक्ति में शुरू में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जो आगे चलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर संक्रमण का रूप ले लेते हैं। जीवन प्रत्याशा को लेकर द लैसेंट में एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1990 की तुलना में 2021 में जीवन प्रत्याशा औसतन 6 साल अधिक रही। यह वृद्धि अधिकतर पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों, स्ट्रोक, श्वसन संक्रमण और कैंसर से होने वाली मौतों में गिरावट के कारण हुई है। यदि भारत की बात करें तो पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 8 साल बढ़ गई है। यहाँ जीवन प्रत्याशा मूल रूप से किसी जनसंख्या का औसत जीवन काल है, या यूं कहें कि एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान होता है। खगोलविद चंद्रमा पर तथा उसके चारों ओर की कक्षा में उच्च रेजोल्यूशन दूरबीनें स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं, जिनमें भारत की प्रत्युष नामक दूरबीन भी शामिल है। प्रत्युष से तात्पर्य है प्रोबिंग रिआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन है। इसका निर्माण रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ISRO यानी इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। इसे पहले पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, इसके बाद इसे चंद्रमा की ओर ले जाया जाएगा। यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा हुई है। इस लिस्ट में राजनीति, व्यवसाय, कला और शिक्षा सहित अलग अलग सेक्टर से 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 90 युवा शामिल किए गए हैं। इसमें फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर समेत 5 भारतीयों को भी शामिल किया गया है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और पहली बार इसे 2005 में जारी किया गया था। आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना वर्ष 1764 में हुई थी, जिसका मकसद युद्ध तथा शांति काल में चिकित्सा देखभाल करना था। इसने चिकित्सा क्षेत्र में कई इनोवेशन की शुरुआत की है।
जैसे फील्ड अस्पतालों का विकास और सैन्य शिविरों में स्वच्छता और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाना आदि। इसके साथ ही युद्ध के दौरान सैनिकों के बीच मृत्यु दर को कम करने में भी इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। भारतीय सेना ने स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया, जो कि एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसमें सेंसर और रडार का एक ऐसा नेटवर्क शामिल किया गया है जो हेलीकॉप्टर, ड्रोन, विमान और मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है और अलर्ट के आधार पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स को इसमें जोड़ा जा सकता है। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है, जिसका मोटिव सेना के एयर डिफेंस मैकेनिज्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है। जल्द ही फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेंगे। यह अभ्यास 7 अप्रैल को दक्षिण चीन सागर में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और आपसी सैन्य संबंधों को मजबूती देना है। हालांकि अभ्यास से रिलेटेड अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक खेलों में संचालन के लिए एक जूरी सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया गया। वह जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला बनने जा रही हैं। इसकी सूचना भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा दी गई। हमें पता होना चाहिए कि 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा, जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होंगे। एक महामारी थमने का नाम नहीं लेती कि दुनिया पर दूसरी की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगता है। यानी वैज्ञानिकों ने अब बर्ड फ्लू महामारी को लेकर चेतावनी दी है कि इसे कोविड से 100 गुना अधिक घातक समझा जाए। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि H5N1 वायरस गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है और इस बात की संभावना है कि यह वैश्विक महामारी का कारण बन जाए, क्योंकि यह वायरस हाई मोर्टेलिटी के साथ मनुष्यों सहित कई स्तनधारियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। WHO के अनुसार 2003 से H5N1 से संक्रमित होने वाले लगभग 52% मनुष्यों की मृत्यु हो गई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन अब आम लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स पर 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए WHO ने सारा को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि डिजिटल हेल्थ का एक प्रमोटर प्रोटोटाइप है। सारा से मतलब है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। यह जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होगा और उन्नत एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जैसी विशेषता रखता है। भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे सभी स्वास्थ्य विषयों और 8 भाषाओं में 24 घंटे जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है।